बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी। आज का मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को काला जरकान भी कहते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त ऑफिशियली आबादी 22 करोड़ है, लेकिन अनऑफिशियली आप 24 करोड़ कह सकते हैं। इसमें से 5 से 8% लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। जो लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार होते हैं उनमें से 20 से 30% लोग रिकवर कर जाते हैं पहले 6 महीनों में, और 70 से 80% लोग दायमी या क्रॉनिक फेज़ में चले जाते हैं। इसको साइलेंट किलर, खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं, जो शख्स हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है वो उस शख्स के मुकाबले में जो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला नहीं है 15 साल पहले या उसकी मौत 15 साल जल्दी वाक़ई हो जाती है। तो ये एक सीरियस कम्युनिटी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। वैसे तो दुनिया भर में है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में ये इस वक्त सीरियस पब्लिक हेल्थ और मेडिकल इशू है। अब ये फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस सी, अगर किसी ऐसे शख्स को जो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, अगर उसका खून किसी सेहतमंद इंसान को लगाया जाए तो उससे फैलने का ख़दशा होता है। फिर अगर हेपेटाइटिस सी में मुब्तला शख्स ब्लेड, रेज़र, सेफ्टी, उस्तरा, सिरिंज, टूथब्रश वगैरह इस्तेमाल करता है और उसकी यही चीज़ें कोई सेहतमंद इंसान इस्तेमाल करे तो उनको हेपेटाइटिस सी लगने का ख़दशा होता है। फिर इसकी सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, मर्द से औरत और औरत से मर्द को, और अगर किसी खातून को है तो उस माँ से उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको भी हेपेटाइटिस सी लगने का ख़तरा होता है। इसकी अलामात, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी खामोश कातिल, कि ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी इसकी अलामात का पता नहीं चलता, और जिस वक्त पता चलता है उस वक्त ये बीमारी काफ़ी आगे जा चुकी होती है। अक्सर इसको हम कहते हैं कि सब क्लिनिकल होता है, यानी इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स नहीं होते। माइल्ड टू मॉडरेट कुछ लोगों में अलामात होती हैं, जैसे भूख का ना लगना, कमज़ोरी महसूस होना, थकावट होना, मैदे में जलन और डिस्पेप्सिया और मैदे की जो तकलीफ़ होती है, डिस्कम्फर्ट वगैरह होना, बुखार होना, जरकान का होना, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट होती हैं। फिर डिपेंड करता है इन अलामात का कि आपकी बीमारी की स्टेज कौन सी है, और साथ इसके जो पेचीदगियाँ हैं वो भी हैं या नहीं हैं। यूजुअली इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक्यूट स्टेज जो 6 माह तक रहती है, अगर 6 माह में ये रिज़ॉल्व ना हो तो फिर क्रॉनिक स्टेज आ जाती है, हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जिसको कहा जाता है। फिर इसकी हेपेटिक सिरोसिस स्टेज होती है, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है, स्कारिंग हो जाती है, और फिर हेपेटिक फेलुअर इसकी स्टेज होती है कि आहिस्ता आहिस्ता जिगर काम करना छोड़ देता है। फिर इसकी इन पेचीदगियों के अलावा हेपेटिक कार्सिनोमा यानी हेपेटिक कैंसर भी हेपेटाइटिस सी की एक कॉम्प्लिकेशन है। सिरोसिस में ये होता है कि और भी बहुत सारी अलामात होती हैं। एक जो हमारी खुराक की नाली है और मैदा है, उसके जंक्शन पे जो खून की रगें होती हैं वो फूल जाते हैं, इनको एस्फेगियल वेरिसेस कहते हैं, और अगर ये फट जाएं तो शदीद किस्म की हेमेटोमेसिस होती है, यानी उल्टी, खून की उल्टियाँ आती हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इस तरह सिरोसिस में पेट में पानी पड़ जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट है। अब इसकी तशख़ीस कैसे होती है? सबसे पहले हिस्ट्री पेशेंट की देखी जाती है, फिर जो बेसिक टेस्ट है वो LFT कराया जाता है। LFT में जो ALT है वो देखते हैं। ALT यूजुअली 10 टाइम्स रेज्ड होता है। एलानाइन ट्रांसअमाइनेज ALT एंजाइम जो होता है, ये नॉर्मल लिमिट जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि ये 43 यूनिट्स होती है, तो ये 10 टाइम्स रेज हो जाते हैं एक्यूट फेज़ में।
ये इतना ज़्यादा नहीं होता जिस तरह पीले जरकान हेपेटाइटिस ए और ई में, वहाँ हज़ारों की तादाद में पहुँच जाता है, लेकिन ये तकरीबन 10 to 12 टाइम रेज हो जाता है। फिर ये नीचे आ जाता है ALT, लेकिन फिर भी एलिवेटेड रहता है, 3 to 4 टाइम नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं anti-HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज़। जो ही हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है, हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाता है। अगर anti-HCV पॉजिटिव है तो मीन कि इस हेपेटाइटिस सी वायरस का अटैक हुआ है, लेकिन ये अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो ये हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि क्या एक्यूट स्टेज है या क्रॉनिक स्टेज है या हेपेटाइटिस सी रिज़ॉल्व हो गया है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि वायरस आया, जिस्म में दाखिल हुआ और जिस्म ने रिस्पॉन्ड किया। अब ये देखने के लिए क्या वायरस मौजूद है और इस क्वांटिटी में मौजूद है और वो लिवर को डैमेज कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए टेस्ट होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दो किस्म का टेस्ट होता है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो हमेशा क्वांटिटेटिव टेस्ट कराना चाहिए। अगर PCR पॉजिटिव होता है तो हमें पता चल जाता है कि एक तो वायरस मौजूद है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, जिसको मेडिकल की टर्म में वायरल लोड कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 6 महीने में यूजली 20 to 30% केसेस में रिज़ॉल्व हो जाता है। अब अगर PCR पॉजिटिव हो और 6 माह तक PCR पॉजिटिव रहे तो इट मीन्स कि अब आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो गया है और इसका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। और अगर PCR नेगेटिव है तो उस पर भी आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वायरस तो मौजूद हो लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में हो कि PCR पे डिटेक्ट नहीं हो सका। तो 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। अगर फिर भी नेगेटिव आए तो इट मीन्स कि अब हेपेटाइटिस सी वायरस जिस्म से ख़त्म हो चुका है। इसका इलाज इसमें इंजेक्शन भी मौजूद है, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, टेबलेट्स भी होती हैं। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी हो उनको चाहिए किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो जिगर का स्पेशलिस्ट है उसको जाके दिखाएं। वो डिसाइड करेगा कि किस स्टेज पे है आपकी बीमारी, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं हैं, और फिर इस हिसाब से वो कम्बिनेशन ड्रग्स का देगा या कितनी दवाइयाँ देनी हैं और कितने अरसे के लिए देनी है, वो डॉक्टर इसका फैसला करेगा। इसके आराम से बचा जा सकता है। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी की तो कम से कम वैक्सीन ज़रूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कुछ मरीज़ों में हेपेटाइटिस बी और सी दोनों होते हैं। तो इन केसेस में फिर इसकी प्रोग्नोसिस और ख़राब हो जाती है, यानी ये और शिद्दत से बॉडी को नुकसान पहुंचाता है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी की ज़रूर वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। फिर ब्लड लगवाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एक तो गैर ज़रूरी ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज़ नहीं करवाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिलेटिव या अपने जानने वाले जिनको हेपेटाइटिस सी ना हो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना चाहिए। फिर प्रॉपरली स्क्रीन हो, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। कई लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं लेकिन वो डिवाइस मेथड से स्क्रीन करते हैं। डिवाइस रैपिड मेथड होता है, एक स्ट्रिप होती है जो 2-3 मिनट में आपको बता देती है इसको हेपेटाइटिस सी और बी है या नहीं है। ये रैपिड मेथड तो होता है लेकिन इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ब्लड लगवाएं जो एलाइजा मेथड से स्क्रीन हुआ वो प्रॉपर तरीका है। फिर आपको किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल ना करें। जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएं तो हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें। आप टूथब्रश अपना इस्तेमाल करें। कोशिश करें घर ही पे आप शेव करें। अगर आप गए हैं बाहर से आपने शेव करवानी है तो हमेशा चाहे रेज़र हो, सेफ्टी हो, उस तरह हो, आप नया ब्लेड डलवाएं और नए ब्लेड से अपनी शेव करवाएं, क्योंकि एक रिसर्च में बताया गया था कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा जो हेपेटाइटिस सी और बी फैला है वो उस तरह के इस्तेमाल और वो गिलास वाली जो कॉमन सिरिंज होती थी उससे फैला है। आप कोशिश करें हल्के फुल्के सर्जिकल जो प्रोसीजर है जब तक ज़रूरी ना हो अवॉइड करें।
दांत दिखलवाने के लिए या दांत निकलवाने के लिए या दांतों का प्रोसीजर कराने के लिए प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं और यकीनी बनाएं कि उसके पास भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टरलाइज्ड हैं। ये जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं लोग, उनसे अपने दांतों का प्रोसीजर ना करवाएं। ये जो बच्चियों के कान और नाक में सुराख करवाते हैं, जिनको हम कहते हैं कान या नाक छिदवाना, ये जो लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं अताई, इन लोगों से ना करवाएं, बल्कि प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन थिएटर से करवाएं। बाकी अखलाकी और जिनसी बेराह रवि से परहेज़ करना चाहिए और अपने जीवन साथी और अपने शरीक हयात तक अपने जिनसी तल्लुकात को महदूद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।